नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हम सभी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राजवंशों के इतिहास के क्रम में आज हम सरबपुरी वंश को कवर करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में वाकाटक वंश के बारे में बताया था। इसी वाकाटक वंश में एक राजा हुए थे प्रवरसेन। प्रवरसेन के दरबार में उनके एक बहुत विश्वास पात्र सामंत रहा करते थे जिनका नाम था सरबराज। दोस्तों, ये जो प्रवरसेन थे या जो वाकाटक वंश का शासन था, आपको मैं बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे होता हुआ लगभग जबलपुर से मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक मतलब छत्तीसगढ़ के चारों तरफ के एरिया को कवर करता हुआ इनका शासन फैला हुआ था। ठीक है। इन्हीं प्रवरसेन की जब मृत्यु हुई तो इनके दो पुत्र थे, उनमें अपने साम्राज्य को बंटवारे को लेके विवाद होने लगा, जिनसे वो दिनों दिन कमजोर होते चले गए। और उसी कमजोरी का लाभ उठा के जो उनके सामंत थे सरबराज, उन्होंने जो संबलपुर का एरिया है उस एरिया पे अपना शासन स्थापित कर लिया और उस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित कर दिया। और उसी जगह पे उन्होंने सरबपुर नाम की एक नगरी बसा दी और जिसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। और इस प्रकार सरबराज ने सरबपुरी वंश की स्थापना की। सरबपुरी वंश का जो शासनकाल है 5वीं सदी के अंत तथा 6वीं सदी के प्रारंभ में इनका उदय माना जाता है। मोरेश्वर दीक्षित नाम के एक इतिहासकार ने श्रीपुर के कुछ स्थानों में जब खुदाई की थी तो उस समय प्रसन्न मात्र के काफी प्रमाण वहां मिले थे और एक सिक्का, प्रसन्न मात्र का एक स्वर्ण सिक्का भी मिला था, जिसको इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि वो 5वीं सदी का है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि सरबपुरी वंश का शासनकाल 5वीं से 6वीं सदी के आसपास का रहा है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये जो सरबराज थे, इन्होंने सरबपुर नाम की नगरी की स्थापना की। सरबपुर को लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है कि ये जो सरबपुर का क्षेत्र है, कुछ लोग इसको सारंगगढ़ का क्षेत्र मानते हैं तो कुछ लोग मल्हार का। लेकिन जो प्रमाण हमको मिले उससे ज्यादातर ये सिद्ध होता है कि ये संबलपुर का ही क्षेत्र था। सरबपुर ही जो है बाद में बिगड़कर उसका नाम बिगड़कर संबलपुर हुआ है। ठीक है। तो सरबराज ने जो सरबपुर की स्थापना की थी वो संबलपुर में की थी। ये जो सरबपुरी वंश है ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। इनकी खास बात एक ये थी कि अभी तक जितने राजवंश छत्तीसगढ़ में हुए थे, इन्होंने अपने अभिलेखों में और अपनी राजकीय भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन सरबराज ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा को अपने राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया। अपने समस्त अभिलेखों, मुद्राओं और सिक्कों में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि किस राजवंश ने संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने राजकीय भाषा के रूप में किया है, तो छत्तीसगढ़ का वो राजवंश था सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश के सभी राजाओं ने लगभग संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया है, ये इनकी खास बात थी। दूसरी बात, इनकी जो राज चिन्ह है वो गज लक्ष्मी या गजाभिषिक्त लक्ष्मी है। मतलब ये कि इनके जो सिक्के और ताम्रपत्र होते थे उसमें माता लक्ष्मी की खड़ी हुई आकृति उभरी होती थी और 2 गज 2 हाथी अपने सूंड से उनका जो है जल से अभिषेक कर रहे होते थे। यही इनका राज चिन्ह है, गज लक्ष्मी या गजाभिषिक्त लक्ष्मी। इसके अलावा जो ये संप्रदाय थे ये वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे और वैष्णव संप्रदाय को मानने के कारण ये परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है दोस्तों, भाषा इनकी राजकीय और ताम्रपत्रों की भाषा संस्कृत थी और यही इस वंश की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है। इन सरबराज के बारे में हमको एरण अभिलेख में भी जानकारी मिलती है। गुप्त वंश में जो राजा थे भानुगुप्त, उनके एक जो एरण अभिलेख जो हमको प्राप्त हुआ है उसमें वर्णन है
कि एरण के अभिलेख में एक इनका सामंत, भानुगुप्त का एक सामंत जिनका नाम गोपराज था, वो मारे गए थे। ये गुप्त संवत 191 की बात है। हम जानते हैं कि गुप्त संवत का निर्माण ईसा से 319 वर्ष बाद हुआ है। तो अगर इसको ईस्वी सन में हम निकालें तो ये हो जाता है आपका 9 1 10 और 11 हासिल लगा 1 510 ईस्वी के आसपास के समय में एरण में एक युद्ध हुआ था जिसमें गोपराज नाम का एक सामंत, भानुगुप्त का जो सामंत था, वो मारा गया था। तो एरण अभिलेख में इस बात का वर्णन है कि ये जो गोपराज हैं इनके नाना सरब थे। ठीक है। बाद में जो सरब राज के पुत्र हुए नरेंद्र, इनके पीपरदुला ताम्रपत्र से भी इस बात की पुष्टि होती है कि एरण अभिलेख में जिस शरब का वर्णन किया गया है वो शरब राज ही थे। ठीक है। अब शरब राज के दो पुत्र थे, महेंद्र और नरेंद्र। ये महेंद्र वही हैं जिनके बारे में हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ाते समय बताया था कि समुद्रगुप्त जब अपने दक्षिण विजय अभियान पर निकले थे, तो जब वो कौशल क्षेत्र में पहुंचे थे, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, तो एक महेंद्र नाम के राजा से उनका युद्ध हुआ था जिसमें समुद्रगुप्त ने महेंद्र को पराजित तो कर दिया था, किंतु उनका राज्य उनको फिर से वापस दे दिया था। ठीक है। ये बात हमको पता चलती है हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है। अच्छा, ये बात कहीं भी नहीं लिखी है कि शरब राज के पुत्र महेंद्र थे, लेकिन इतिहासकारों का ये अंदाजा है कि ये जो महेंद्र थे ये इन्हीं के पुत्र होंगे। ये अनुमान इस आधार पे लगाया गया है क्योंकि जो शरब राज के पुत्र थे नरेंद्र, इनके दो ताम्रपत्र जो हमको प्राप्त हुए हैं, पीपरदुला ताम्रपत्र सारंगढ़ से, जो वर्तमान में रायगढ़ का एरिया है, और दूसरा कुरुद ताम्रपत्र जो कि रायपुर से हमको प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में नरेंद्र ने स्वीकार किया है कि मैं शरब राज का पुत्र हूँ और हम दो भाई होते हैं। तो और दूसरे भाई का नाम नहीं बताया है। इन्हीं की बात से अंदाजा लगाया है कि दूसरे भाई जरूर महेंद्र रहे होंगे। हालांकि स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि ये जो महेंद्र हैं वो शरब राज के ही पुत्र हैं। ठीक है। तो शरब राज के बाद महेंद्र शासक बने और उसके बाद नरेंद्र इस वंश के अगले शासक बने। नरेंद्र के बाद इनकी कौन सी पीढ़ी आई, इस बात का कोई वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन बाद में सरबपुरी वंश के एक अन्य राजा का जो है हमको प्रमाण मिलते हैं, जिनको प्रसन्न मात्र के हमको प्रमाण मिलते हैं, जो इस वंश के सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली राजा थे। कभी मेंस में उत्तर लिखने के लिए आ गया कि प्रसन्न मात्र, प्रतापी या शक्तिशाली राजा, किन आधार पे उनको ऐसा कहा जा रहा है कि वो शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे, तो वो मैं बताता हूँ कि प्रसन्न मात्र इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कैसे थे। जो प्रसन्न मात्र थे, आगे चल के इनके जितने भी इस पीढ़ी के राजा हुए, उन सब ने अपने वंश वृक्ष की शुरुआत यानी अपनी उत्पत्ति प्रसन्न मात्र से ही कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। यानी कि सभी ने अपने वंश वृक्ष की शुरुआत प्रसन्न मात्र, या जिनको कई लोग प्रसन्न राज भी कहते हैं, उनसे माना है। ठीक है। ये बात प्रमाणित करती है कि ये प्रतापी राजा थे, क्योंकि प्रतापी लोगों से ही सब अपने संबंध ज्यादा जोड़ना पसंद करते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने प्रसन्नपुर नाम की नगरी बसाई। जिस समय इनका शासन सरबपुर में चल रहा था, उसी समय इन्होंने बिलासपुर के मल्हार क्षेत्र में निडला नदी के तट पर प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की थी। निडला नदी के तट पर इन्होंने प्रसन्नपुर की स्थापना की थी, जो वर्तमान का लीलागर नदी है, और ये बिलासपुर के मल्हार क्षेत्र की जगह है। ठीक है। दूसरा, सरबपुरी वंश में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जिसने जारी किए वो यही थे। इनके हमको 116 से भी अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगर राज्य विस्तार को लेकर देखा जाए,
अगर राज्य विस्तार को लेके देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के पूर्व में जो उड़ीसा का कटक जिला है वहां से लेकर महाराष्ट्र के चांदा जिले तक हमको इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और अगर खुदाई की जाए तो संभव है कि और आगे तक भी इनके सिक्के प्राप्त होंगे, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कहीं ना कहीं इनका शासन काफी विस्तृत था। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं, मतलब ये इनका जो शासन काल था वो बहुत समृद्धशाली समय था उनके शासन का, सरबपुरी वंश का। इन्होंने स्वर्ण और रजत के बहुत सारे सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इनके सिक्कों में गरुड़, शंख और चक्र अंकित होता था एक तरफ, और एक तरफ इनके सिक्के में श्री प्रसन्न मात्र लिखा होता था इनके सिक्कों में एक और दूसरी ओर ऊपर में गरुड़ तथा दाएं बाएं में शंख और चक्र अंकित थे। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि ये जो है इस वंश के सबसे प्रतापी शासक रहे थे। ठीक है, प्रसन्न मात्र के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में आगे हमको उनके 3 पुत्रों के नाम मिलते हैं। पहला पुत्र है जयराज, जिनको कई जगह जयराम कहा गया है, दूसरे मानमात्र और तीसरे दुर्गराज। इनके 3 पुत्रों की जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ इतिहासकारों में मतभेद है। उनका कहना है कि ये 3 पुत्र नहीं हैं अपितु 2 पुत्र हैं, जबकि बाद में कुछ इतिहासकार ऐसे भी हुए जो कहते हैं कि ये 3 पुत्र नहीं बल्कि ये एक ही व्यक्ति है जिसके 3 अलग अलग नाम हैं। देखते हैं, एक इतिहासकार हुए हैं अजय शास्त्री, जो कहते हैं कि जयराज, मानमात्र और दुर्गराज अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि जयराज उनके एक पुत्र हैं जबकि दूसरे पुत्र मानमात्र हैं जो दुर्गराज की उपाधि धारण करते हैं। तो इन्होंने 2 पुत्र माना है, पहला जयराज और दूसरे मानमात्र। दुर्गराज, ठीक है, मानमात्र नहीं दुर्गराज की उपाधि धारण कर रखी थी। जबकि जो बालचंद जैन हैं ये मानते हैं कि इनके एक ही पुत्र था जो जयराज था और इसी का नाम मानमात्र था। मानमात्र की उपाधि इन्होंने धारण की थी और इन्होंने ही दुर्गराज की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार बालचंद जैन के अनुसार जयराज ही मानमात्र हैं और यही दुर्गराज हैं। जयराज उर्फ मानमात्र और दुर्गराज, ऐसा बालचंद जैन ने कहा है। इसके पीछे बालचंद जैन तर्क देते हैं कि ये तीनों एक ही व्यक्ति थे। इसके पीछे तर्क देते हैं कि जयराज के ताम्रपत्र जो हमको प्राप्त हुए हैं, जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसमें जयराज ने स्वयं को प्रसन्न मात्र का पुत्र कहा है। पहला तर्क तो ये है। दूसरा तर्क ये कि हमको आज तक जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, पूरे के पूरे इन तीनों में से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जयराज, मानमात्र और दुर्गराज, उसमें पूरे ताम्रपत्र जयराज के नाम से जारी किए गए हैं। यदि मानमात्र अलग से कोई व्यक्ति होते तो ये जरूर ऐसा होता कि इनके भी ताम्रपत्र जारी किए गए होते, जबकि हमको मानमात्र और दुर्गराज के कोई ताम्रपत्र या कोई भी अभिलेख प्राप्त हुआ ही नहीं है, जो ये सिद्ध करता है कि ये जयराज ही था। जयराज ही मानमात्र और दुर्गराज थे, कि मानमात्र और दुर्गराज की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। ठीक है, अब जयराज, मानमात्र, दुर्गराज ये अलग अलग रहे हों या एक ही रहे हों, इससे फर्क नहीं पड़ता आगे के इतिहास में, क्योंकि जयराज बड़े थे इसीलिए इन्होंने शासन संभाला। आगे इस वंश के राजा हुए जयराज। और इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने वर्तमान में जो मुंगेली का क्षेत्र है उस क्षेत्र को इन्होंने जीता था। ठीक है, फिर जयराज के संतान हुई सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज और एक कन्या संतान हुई लोक प्रकाशा। ठीक है, सुदेवराज। अच्छा, एक और बात,
ये जयराज, मानमात्र और दुर्गराज एक ही व्यक्ति हैं। इसके पीछे एक और तर्क था। वो तर्क ये था कि सुदेवराज और प्रवरराज ने अपने अभिलेखों में स्वयं को मानमात्र का पुत्र बताया है, जबकि व्याघ्रराज ने कहा है कि जो प्रवरराज हैं ये जयराज के पुत्र हैं। ठीक है, और जबकि प्रवरराज स्वयं को मानमात्र का पुत्र बता रहे हैं। तो ऐसा संभव है क्या कि एक ही व्यक्ति जयराज का भी पुत्र हो और मानमात्र का भी पुत्र हो? ऐसा तभी संभव है जब जयराज और मानमात्र एक ही व्यक्ति हैं, जो सिद्ध करता है कि जयराज, मानमात्र और दुर्गराज कोई अलग से व्यक्ति नहीं थे, एक ही व्यक्ति थे। एक और बात, जो सुदेवराज है इनके कौवा ताल और महासमुंद अभिलेख, कौवा ताल और महासमुंद अभिलेख जो हमको प्राप्त हुआ है उसमें बताया गया है कि मानमात्र ने दुर्गराज की उपाधि धारण की थी। इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि मानमात्र और दुर्गराज कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं थे। इतने सारे तर्क हैं जो सिद्ध कर देते हैं कि जयराज, मानमात्र, दुर्गराज अलग अलग व्यक्ति नहीं थे, बल्कि जयराज ही मानमात्र और दुर्गराज थे। ठीक है, तो जयराज के बाद जो संतानें हुई इनकी सुदेवराज, प्रवरराज, व्याघ्रराज और लोक प्रकाशा, उनके बारे में आप सुनिए। ठीक है, एक खास बात यह है कि सुदेवराज और प्रवरराज ने इन्होंने जितने भी अपने ताम्रपत्र या अभिलेख जारी किए उसमें जिस लिपि का प्रयोग हुआ था वो पेटिका शीर्ष लिपि है, जबकि जो ये व्याघ्रराज थे इन्होंने अपने अभिलेखों को कील शीर्ष लिपि में जारी किया है। ठीक है, सुदेवराज के टोटल हमको 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इस वंश में सर्वाधिक ताम्रपत्र सुदेवराज के प्राप्त हुए हैं, 8 ताम्रपत्र, जिसमें से 6 श्रीपुर से जारी किए गए थे, जबकि 2 ताम्रपत्र जो है सरभपुर से जारी किए गए थे। ठीक है, तो श्रीपुर से जारी किए गए ताम्रपत्रों में इन्होंने स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया है, जबकि सरभपुर से जारी किए गए सिक्के में इन्होंने पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, मैंने सरभपुर को मल्हार का क्षेत्र ना बता के संबलपुर का क्षेत्र इसीलिए बताया क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में संबलपुर ही है, और इन्होंने यहाँ पर पूर्वी राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था संबलपुर के लिए। इसीलिए संबलपुर मल्हार का या बिलासपुर का क्षेत्र नहीं, बल्कि संबलपुर का क्षेत्र है, जो वर्तमान में उड़ीसा जिले में पड़ता है और उसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी आता था। ठीक है, उसके बाद आगे क्या हुआ, ये जो सुदेवराज थे जब इनका शासन काल चल रहा था उसी समय इनके सामंत के रूप में एक सामंत के रूप में एक जो है एक व्यक्ति थे जो सामंत थे, उनका नाम था भरत बल। और ये जो भरत बल थे इंद्र के समान बलवान होने के कारण इनको इंद्रबल कह के भी उस समय पुकारा जाता था। ठीक है, और उसी समय रायपुर के आरंग क्षेत्र में शासन कर रहे थे राजर्षि तुल्य वंश के भीमसेन द्वितीय नाम के शासक। इन भीमसेन द्वितीय ने सुदेवराज पे आक्रमण कर दिया। तब सुदेवराज ने अपने भाई प्रवरराज को उनका सामना करने के लिए भेजा। प्रवरराज वहां पहुंचे और इन्होंने भीमसेन द्वितीय को पराजित कर दिया, और भीमसेन द्वितीय को पराजित करने के बाद आरंग के क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया, और बाद में इन्होंने धीरे से श्रीपुर में अपनी एक नई राजधानी बसाई और वहां शासन करने लगे। ठीक है, जबकि जो इनके जो सब तीसरे भाई थे, सबसे छोटे भाई व्याघ्रराज, ये अपने दादा के बसाए हुए नगर में प्रसन्नपुर में जाके शासन करने लगे, किंतु ये प्रवरराज के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा कि श्रीपुर को प्रवरराज ने बसाया था। ठीक है, ये प्रवरराज, इनके 2 ताम्रपत्र हमको प्राप्त होते हैं। पहला ठाकुर दिया ताम्रपत्र जो कि सारंगढ़ से मिला है, और दूसरा मल्हार ताम्रपत्र जो कि बिलासपुर से मिला है। ठाकुर दिया ताम्रपत्र में इन्होंने स्वयं के बारे में लिखा है
कि अपनी भुजाओं के जोर से अपना राज्य उपार्जित किया, ऐसा इनका वर्णन मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रवर राज अल्पायु रहे थे, इनका शासन पता नहीं किसी कारण से कम समय का रहा था, शायद ये अल्पायु रहे थे और इनकी जल्द ही मृत्यु हो गई। जल्द ही मृत्यु हो जाने के कारण जो श्रीपुर का क्षेत्र था वो सुदेवराज ने अपने कब्जे में ले लिया। अब श्रीपुर पे भी सुदेवराज का शासन स्थापित हो गया। ठीक है, अब सुदेवराज संबलपुर की जगह श्रीपुर में आके शासन करने लगे। ठीक है, इसी समय क्या हुआ, जो इनके सामंत थे भरत बल, जो इनके सामंत थे भरत बल, जो इंद्र के समान बली होने के कारण इंद्र बल भी कहलाते थे, और इसी इंद्र बल के भरोसे सुदेवराज निश्चिंत रहा करते थे। इसी इंद्र बल से लोक प्रकाशा को, जो सुदेवराज की बहन थी, इनको प्रेम हो गया और लोक प्रकाशा की शादी, जो इनका विवाह था, इंद्र बल के साथ हो गया। इंद्र बल के साथ विवाह होने के पश्चात चूंकि अब ये सुदेवराज के दामाद बन चुके थे, तो इन्होंने इनको सर्व अधिकार अधिकृत की उपाधि दे दी, जिसका मतलब था कि ये सुदेवराज के शासन को चलाने के लिए सभी प्रकार से अधिकृत हो गए हैं। जैसी ये शक्ति इनको प्राप्त हुई इंद्रबल ने वहां पर अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी, वहां की सेना व्यवस्था को धीरे धीरे पूर्णतः अपने वश में कर लिया। और फिर इन्होंने क्या किया, जो सरबपुरी वंश के जो मैकल क्षेत्र का एरिया था, उस क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा करके वहां शासक के तौर पे अपने पिता उदयन को बिठा दिया। ठीक है, और उदयन को बिठाने के साथ ही इन्होंने स्वयं को, मतलब अपने पिता को, पांडु वंश का संस्थापक घोषित करते हुए एक नए वंश की शुरुआत कर दी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जो मैकल का क्षेत्र है जहां पर इनके पिता शासन कर रहे थे, उदयन, इसी उदयन के साथ इंद्रबल के एक रिश्तेदार रहा करते थे सुरबल। उन सुरबल ने सुदेवराज पे आक्रमण किया, तो सुदेवराज ने उनको बहुत बुरी तरीके से परास्त कर दिया, और इस परास्त से अपमानित होके, त्रस्त होके, ये जो सुरबल थे, इन्होंने आके इंद्रबल से शिकायत की, इनको भड़का दिया, इनसे उनकी चुगली की, और इंद्रबल ने अपने रिश्तेदार का अपमान समझ के अपने ही पत्नी के भाई पर, यानी कि सुदेवराज पे आक्रमण किया और इनको परास्त करके इनका राज्य छीन लिया। और फिर इसी इंद्रबल ने श्रीपुर में, जहां सुदेवराज शासन कर रहे थे, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। बाद में इन्होंने व्याघ्रराज को भी परास्त करके उनके राज्य को भी अपने अधीन कर लिया, और पूरे छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव इस प्रकार डल गई। इस पांडु वंश के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सुदेवराज सरबपुरी वंश के बारे में कुछ और बातें भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो व्याघ्रराज थे, इन व्याघ्रराज से पहले जितने भी राजा थे, उन सभी के सिक्कों में गजाभिषिक्त लक्ष्मी थी, या तो गरुड़ और चक्र शंख का प्रयोग किया गया था, लेकिन इन्होंने अपने सिक्कों में सिंह और चक्र शंख का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा इस वंश के सभी राजाओं ने स्वयं को अपने अभिलेख में अमरार्य कुल कहा है। सरब कुल को अमरार्य कुल कहा है सभी ने, लेकिन जो व्याघ्रराज थे, इन्होंने स्वयं को अमरज कुल कहा। ठीक है, तो व्याघ्रराज के अभिलेखों में सरबपुरी वंश को अमरज कुल कहा गया है, जबकि बाकी सभी के अभिलेखों में अमरार्य कुल कहा गया है। तो अमरार्य कुल और सरबपुरी जो वंश है, ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही वंश है। अच्छा, एक और जानने वाली बात है कि ये जो लोक प्रकाशा है,
इन लोक प्रकाशा को हमारा जो हिंदी ग्रंथ अकादमी का जो बुक है समग्र छत्तीसगढ़, उसमें नरेंद्र की बहन कहा गया है, इस वाले नरेंद्र की। और प्यारेलाल गुप्त द्वारा लिखित जो प्राचीन छत्तीसगढ़ है उसमें भी बमनी अभिलेख का जो है साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए ये कहा गया है कि जो लोक प्रकाशा है वो नरेंद्र की बहन है। किंतु दोस्तों ये तर्क संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि ये नरेंद्र की बहन होती तो इंद्रबल जिस समय शादी किए होते, इनसे विवाह किए होते, क्योंकि इंद्रबल उस समय युवा थे, नरेंद्र के समय के थे, लेकिन सुदेव राज के आने के समय तक 1, 2 लगभग 3 पीढ़ियां गुजर चुकी थी और इतने में वो बूढ़े हो चुके होते हैं। जबकि आगे वर्णन ये मिलता है कि इन्होंने इंद्रबल ने सुदेवराज से युद्ध करके इनको हराया था। तो ऐसा संभव नहीं है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है इनको हरा पाएगा। तो ये तर्क संगत नहीं है। इसीलिए लोक प्रकाशा को हमने नरेंद्र की बहन नाम मान के सुदेवराज की बहन बताया है। लेकिन कभी यदि परीक्षा में आता है कि लोक प्रकाशा किसकी बहन थी तो आपको नरेंद्र की बहन ही बताना है, क्योंकि हमारे जो प्रमाणिक बुक हैं जो समग्र छत्तीसगढ़ और प्राचीन छत्तीसगढ़, उसमें लोक प्रकाशा को नरेंद्र की बहन ही बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो पसंद आ गई होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करके बताएं। और यदि वीडियो में कोई कमी रह गई होगी तो भी आप हमें कमेंट करके सुझाव दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वीडियो को जो है ऐसा बनाएं जो आपको पसंद आए और समझ में आए। कल हम पांडु वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।